Okay, good morning everyone. How are you? So I hope you know that today we are about to start chemical equilibrium, which is our next chapter, right? Yeah, physical chemistry, obviously. Just a minute. एक से ना तो स्क्रीन शेयरिंग कर लेते हैं. Okay, so I think discussion is on Friday, right? Right? Discussion is on Friday. Fine. So let us start. देखो एक्चुअली ओवरऑल एक चैप्टर आता है एनसीईआरटी पढ़ोगे यदि एनसीईआरटी के सीक्वेंस में हम बात करें तो चैप्टर है इक्विलिब्रियम. ठीक है. इक्विलिब्रियम के अंदर दो छोटे टॉपिक्स हैं. एक है केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा है आयोनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है. दो चैप्टर्स हैं, एक है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक है आयोनिक इक्विलिब्रियम, राइट. तो हमें जो पहला चैप्टर स्टार्ट करना है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम. अच्छा, इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू थिंक इज इक्विलिब्रियम? जब इक्विलिब्रियम शब्द आपके दिमाग में आता है सो व्हाट एग्जैक्टली आर द थिंग दैट कम टू योर माइंड? देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई ऐसी अवस्था, कोई ऐसा स्टेट जहां पे चेंजेस हो भी रहे हैं तो दिख नहीं रहे हैं, या फिर तुम ऐसा बोल सकते हो चेंज हो नहीं रहा है. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, सपोज एक बॉल एक जगह पे स्टेशनरी है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो क्या वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा? सपोज एक बॉल एक डेस्क पे रखा हुआ है, सो कैन यू कॉल इट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम? ऑब्वियसली बिकॉज द बॉल डजंट मूव. कैन वी? ओके. और सपोज एक बॉल है जो कि एक स्ट्रिंग में लटकाया हुआ है और एक कंसिस्टेंटली पेंडुलम की तरह रोटेट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक मेन पोजीशंस के बीच में आता जाता रह रहा है, तो इसको भी इक्विलिब्रियम बोलेंगे क्या? ये जा रहा है ऐसे फिर जा रहा है ऐसे, इट इज मूविंग लाइक दिस, इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे. अरे एक तरह की मोशन है ना. चलो ठीक है. तो अब इक्विलिब्रियम का मतलब देखो ऐसे समझ सकते हो. चलो ठीक है, आई विल गिव यू अदर एग्जांपल्स. जैसे मान लो देयर इज अ व्हीकल व्हिच इज मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड में इक्विलिब्रियम है कि इट इज नॉट चेंजिंग? यदि स्पीड जीरो है तो भी स्पीड में इक्विलिब्रियम है कि इट इज नॉट चेंजिंग. हाँ. तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक ऐसी स्टेट जहां पे चेंजेस हो भी रहे हैं तो दिख नहीं रहे, या फिर चेंजेस हो ही नहीं रहे. ठीक है. अब इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं. ठीक है. एक है फिजिकल इक्विलिब्रियम, या फिर ऐसा बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और दूसरा क्या है? एवरीबॉडी, दूसरा क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम. ये लिख लीजिए, आई स्क्रॉल डाउन. रिटन एवरीवन. ओके. तो इक्विलिब्रियम दो तरह के हैं.
एक स्टैटिक और एक डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रिया का मतलब क्या समझते हो बताओ एवरीबॉडी, व्हाट डू यू थिंक इज स्टैटिक इक्विलिब्रिया? देखो स्टैटिक इक्विलिब्रिया का मतलब क्या है, नो केमिकल रिएक्शन एट ऑल, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, राइट। जैसे तुम्हारे पास रखा हुआ है प्लास्टिक बॉटल, केप्टन टेबल, प्लास्टिक बॉटल में कोई रिएक्शन हो रही है क्या? बॉटल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज हो रहे हैं? एक टेबल पे आपने प्लास्टिक की बोतल रख दी है, तो इसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव, किसी तरह का कोई रिएक्शन हो नहीं रहा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है एवरीबॉडी। अच्छा सब लोग जानते हैं ना रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? एवरीबॉडी आई होप यू नो व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो बहुत बेसिक चीज है। देखो ए टू बी चला गया, ठीक है, और बी टू ए नहीं आया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हम भेज पा रहे हैं, सॉरी इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक ही डायरेक्शन में भेज पा रहे हैं, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब हम ए से बी भी जा रहे हैं और बी से ए हम वापस आ सकते हैं, राइट। सो वी कैन राइट दिस एट ए रिवर्सिबल बी, मतलब रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में पॉसिबल है, राइट। तो अब बताओ इक्विलिब्रिया कहां पे होने की पॉसिबिलिटी है, इरिवर्सिबल के केस में या रिवर्सिबल के केस में? ठीक है, रिवर्सिबल के केस में इक्विलिब्रिया की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे इक्विलिब्रिया इज पॉसिबल, ये शायद समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे इक्विलिब्रिया पॉसिबल है और यहाँ पे इक्विलिब्रिया नहीं पॉसिबल, क्योंकि एक डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है तो हमेशा चेंज होते रहेगा, राइट। यहाँ पे इक्विलिब्रिया की पॉसिबिलिटी कम है, नहीं है एक तरह से। ठीक है, तो ये लिखना है तो लिख सकते हो। डन एवरीवन? ओके, लास्ट स्लाइड पे जाना है सार्थक। ओके, डन। ओके, तो देखो स्टैटिक इक्विलिब्रिया क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रिया में कुछ भी नहीं हो रहा, राइट। देयर इज नथिंग व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके ओके ओके, तो ठीक है, कोई बात नहीं कार्तिक, डोंट वरी अबाउट इट। तो देखो केमिकल इक्विलिब्रिया तुम्हें समझ में आ जाएगा, बेसिक चीज है बेसिकली। अभी समझ में आया ना इक्विलिब्रिया का मतलब क्या है कार्तिक? ओके, सो अभी बेसिकली इक्विलिब्रिया हम समझ चुके हैं, फिर हमने डिवाइड किया इसको, दो तरह के इक्विलिब्रिया होते हैं, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। तो हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रिया जो है इस तरह की चीज पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो देखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में जैसे ए से बी लिखते हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कोई रिएक्शन होती नहीं, तो यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये समझ में आ रहा है, जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो क्या है एवरीबॉडी? जीरो है। ये समझ में आया एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को अपन जीरो कैसे बता रहे हैं?
और RB, that is rate of backward reaction, ये क्या होगा? ये भी 0 होगा। तो नेट रिएक्शन रेट क्या होगा? नेट रिएक्शन रेट मतलब रेट फॉरवर्ड का माइनस रेट बैकवर्ड का, everything will be 0, right? Net reaction rate will also be 0. Rate of forward reaction is also 0, rate of backward reaction is also 0. Moreover, 0 क्यों? Because कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है ना। इसमें डाउट क्या है कि 0 फॉरवर्ड क्यों है, बैकवर्ड क्यों है? Because there is no reaction taking place, so everything is 0. Rate of reaction का मतलब होता है कितने समय में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? अरे जैसे एक एग्जांपल समझते हैं इस चीज को। जैसे एक केस क्या है, यहाँ पे 5 लेट्स से ग्रीन हल्क है, ठीक है, और इधर 4 रेड हल्क है। पहले केस में दोनों सोए हुए हैं, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो कोई ना इधर जा रहा है ना कोई इधर जा रहा है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम हुआ ना। इज दैट क्लियर? कोई इधर इधर कहीं जा ही नहीं रहा है, देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल, सो इट इज इक्विलिब्रियम बिकॉज़ देयर इज नो चेंज टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, नोबडी इज मूविंग, तो ये ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। दूसरे केस में क्या मानते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का होगा, दो इधर से इधर जा रहे हैं और उसी टाइम में दो इधर से इधर जा रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरे केस में जब वो मूव करेंगे तो रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की, हाँ हल्क तो क्या लूं मैं, गधा ले लूं। Actually, I have several characters to choose. Fine. So is that clear? तो in that case, I can definitely say कि भैया यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, but overall रिएक्शन रेट 0 है, ठीक है। तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, तो स्टैटिक में तो कुछ भी नहीं हो रहा, राइट? Is that clear or not? Fine. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि ना रेट फॉरवर्ड रिएक्शन की है ना रेट बैकवर्ड रिएक्शन की है, और ऑब्वियसली ओवरऑल रिएक्शन की भी कोई रेट नहीं है। रिटर्न ओके। अब लेट अस नाउ डिफाइन डायनामिक इक्विलिब्रियम। बताओ डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या मतलब, व्हाट डज दैट मीन? डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या बताती है? देखो, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ रहा होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो आर एफ डिफाइन होगा, ये है नॉट जीरो। आर बी जो है वो भी जीरो नहीं है, बट जो नेट रिएक्शन रेट है, नेट रिएक्शन रेट है, दैट इज आर एफ माइनस आर बी, ये जीरो है। इसका मतलब आर एफ आर बी के बराबर है, यानी जिस रेट से इधर जा रहे थे रेड हल्क, उसी रेट से इधर आ रहे थे ग्रीन हल्क। तो नेट नंबर ऑफ जो है वो लेट से कैरेक्टर्स हमारे जो भी हमने चूज किए थे वो बराबर है ना दोनों तरफ, ठीक है। इसलिए ओवरऑल चेंजेस आर नॉट विजिबल। तो इसलिए जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से वापस प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। सो वी कैन डायरेक्टली से दैट द विजिबल चेंजेस आर नॉट देयर, राइट? Hence visible changes are not present in the overall reaction. Clear everybody? रिवर्सिबल प्रोसेस को स्टैटिक बोलेंगे या डायनामिक? डायनामिक ही है बेसिकली। यदि मूवमेंट हो रहा है दोनों तरफ तो डायनामिक ही हुआ ना, ठीक है सलोनी? अरे देखो, दो केसेस समझो, दो केसेस ऐसा है कि तो ना तुम कुछ कमाते हो ना तुम कुछ खर्च करते हो, राइट? ना तुम्हारा कोई इनकम है ना तुम्हारा कोई एक्सपेंस है। सपोज तुम जंगल में रहते हो, ठीक है, और जंगल में रहते हो तो ना तुम्हारी कोई कमाई है ना खर्चा है कुछ भी।
ठीक है, कीड़े मकोड़े या फिर किसी को जानवर को मार के खाते हो या फिर जो भी जंगली फल है वो खाते हो, तो उस केस में ना तुम्हारा कोई इनकम है और ना एक्सपेंडिचर है, तो एक तरह से वो स्टैटिक हो गया। डायनेमिक में ऐसा समझ लेते हैं कि तुम कमाते हो लेट से एक्स अमाउंट और उतना ही खर्च भी कर देते हो। इज दैट क्लियर? तो वहां पे तुम काम कर रहे हो, यू आर अर्निंग एंड यू आर स्पेंडिंग एज वेल, बट हाउएवर देयर इज नो नेट विजिबल चेंज ऑन योर सेविंग्स। तो उस तरह से समझ सकते हो। ये वाली स्लाइड की बात कर रहे हो सिद्धेश? और पहले इसकी बात कर रहे हो? लिख लो फिर इसको। तो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज डायनामिक एंड स्टैटिक इक्विलिब्रिया, उनके बीच का अंतर क्या है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, इक्विलिब्रिया दोनों है। एक केस में क्या है, कुछ नहीं हो रहा है, एक केस में हो रहा है बट चेंजेस दिख नहीं रहे। होता है ना, एक बच्चा होता है, ऐसे भी समझ सकते हो ना, एक बच्चा होता है जो पढ़ता ही नहीं, उसको पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, सपोज उसको एक्टर बनने का है, कुछ भी है रीजन, कुछ भी हो सकता है। और एक बच्चा क्या होता है, वो पढ़ता है, तो जब नया पढ़ता है तो पुराना भूल जाता है, फिर नया पढ़ता है तो फिर पुराना भूल जाता है। तो उसका रेट ऑफ लर्निंग इज इक्वल टू रेट ऑफ अनलर्निंग, सो नो नेट लर्निंग। ऐसा कोई है, ऐसा कोई है क्या यहाँ पे कि नई चीज सीख के पुरानी भूल गए? ऐसा होता है क्या? ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। चलो ये अच्छी बात है। ओके फाइन, तो वो हो जाएगा तुम्हारा एक तरह से डायनेमिक इक्विलिब्रिया। मेहनत भी कर रहे हैं यार, और जो पढ़ रहे हैं नया पुराना भूलते जा रहे हैं, तो डायनेमिक इक्विलिब्रिया तक की अवस्था है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी प्रूव कैसे करें कि इक्विलिब्रिया इज डायनेमिक। देखो, वी कैन प्रूव दैट इक्विलिब्रिया इज, या फिर केमिकल इक्विलिब्रिया इज डायनेमिक। केमिकल इक्विलिब्रिया डायनेमिक है, ये प्रूव करने के लिए क्या किया गया, एक रिएक्शन किया गया। इन ए क्लोज्ड कंटेनर रिएक्शन इज डन। एक रिएक्शन की गई, ठीक है। रिएक्शन में क्या था, इक्विलिब्रिया की स्टेट में N2 था, 3D2 था और NH3 था। ठीक है, D2 इज ड्यूटेरियम, आई होप यू गाइस नो दैट। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीशियम, राइट। सो ड्यूटेरियम इज द सेकंड वन। तो उसमें किया क्या गया, सपोज अमोनिया इज द प्रोडक्ट, ठीक है। सपोज अमोनिया इज द प्रोडक्ट एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर रिएक्टेंट्स, फाइन। Ammonia is the product and nitrogen and deuterium are reactants. So in this case, like let's say talk about these cases in which we have nitrogen and deuterium, तो अब होता क्या है, सी इसमें अब होगा क्या कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो अब होता क्या है कि एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, ये सब बनने लग जाते हैं, HD, D2, ठीक है, NH2D, NHD2 एक्सेट्रा आर ऑल्सो फॉर्म। इसका मतलब समझ में आ रहा है गाइस? ये समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भैया एक रिएक्शन और भी हो रहा है, ये वापस आया और इसलिए तब तो HD बना, क्योंकि इधर से हाइड्रोजन आया, इधर ड्यूटेरियम बना तो HD बना, ठीक है। D2 तो अपने पास था ही, ठीक है। H2 भी बन सकता है इनफैक्ट, NH2D बना, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये ड्यूटेरियम इसके बॉन्ड तोड़ रहा है और नए बना रहा है। तो इन सब का फॉर्मेशन होना मतलब इक्विलिब्रिया के बाद, जैसे तुमने ये रिएक्शन इंट्रोड्यूस किया, तो ये सारी चीजें भी बन रही हैं।
तो इनका बनना ये, डोंट यू थिंक इट रिप्रेजेंट्स द फैक्ट दैट इक्विलिब्रिया इज डायनामिक? ये चमक रहा है क्या? बल्ब जल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं इक्विलिब्रिया डायनामिक है? ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लो इसको भी, राइट इट डाउन। पहले लिख लो, राइट इट डाउन, डोंट वरी। ग्रेट एवरीवन। अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, तुम धीरे धीरे चमकाते हैं ना, धीरे धीरे चमकाते हैं। कभी ऐसा किया है, पानी, एक गिलास पानी ले लो और उसमें नमक डालो, नॉर्मली कौन सा सॉल्ट डालते हो बताओ? लिखना है कल्पेश, राइट डाउन देन। डन, कल्पेश रिटन, कल्पेश, ओके फाइन। तो ज्यादा ही नीचे स्क्रॉल कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे तुमने, ये मान लो तुम्हारा ग्लास है वाटर का, ठीक है, इसमें तुम नमक डाल रहे हो, और लेट से तुमने दो तरह के सॉल्ट ऐड करने हैं इसके अंदर, एक ए और बी। ठीक है, ए का कलर रेड है, पानी में घुलने के बाद रेड कलर देता है, और इसका कलर लेट से तुम्हारा ग्रीन है। ठीक है, तो पहले तुमने क्या किया, ए सॉल्ट को पानी में डाला, तो ये घुल गया, ठीक है, और बना दिया ए एक्वस। तो अब इसका कलर क्या होगा गाइस? सोल्यूशन का कलर क्या होगा बताओ? सोल्यूशन का कलर क्या होगा? रेड होगा, राइट? तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये रेड हो गया तुम्हारा सोल्यूशन। ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया रेड, और तुमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाल दिया, तो ये बन गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन समझते हो ना, जिसमें और सोल्यूट नहीं डाल सके, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। जैसे बोलते हैं ना बच्चे सैचुरेट हो गए, मतलब उनको लगता है कि अब और ज्ञान की प्राप्ति हम करेंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी और पुराना ज्ञान भी चला जाएगा, राइट? तो वो भी सैचुरेटेड अवस्था हुई, राइट? तो यहाँ पे भी सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब ये है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो चुका है। इज दैट क्लियर? तो अब एक बात बताओ, और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, यही ना, यही मतलब है ना इसका। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि अब इसमें यदि मैंने बी सॉल्ट डालना चालू कर दिया, तो क्या बी घुलेगा इसके अंदर? एवरीबॉडी, ग्रीन कलर बी का है, ग्रीन है बी का कलर, कल्पेश, नहीं घुलेगा? मैं ऐसा बोलूं क्या, ऐसा तो हो सकता है ना कि बी घुल जाए और ए वापस प्रेसिपिटेट होने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है? नेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट विजिबल सेम ही रहे, सॉल्युबल, बी घुल जाए और ए का अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेसिपिटेट होने लगे, मतलब वापस आने लगे। अरे जैसे मान लो यहाँ पे एक बेंच है, जहाँ पे तीन बालक विराजमान हो सकते हैं, तीन बच्चे बैठ सकते हैं, लेट से ए बी और सी, तो इस पे तीन बच्चे बैठ सकते हैं। अब ऐसा तो हो सकता है ना कि एक नया बालक आए और इसको भगाए, पॉसिबल है ना? तो मतलब ऐसा होगा फिर डी, ए और बी, तो यहाँ भी तीन बैठे थे, यहाँ भी तीन बैठे हैं। तो अब हम एक नया सॉल्ट बी डाल करके चम्मच से चलाना चालू कर दें, तो ऐसा हो सकता है क्या कि ये पार्टिकल्स घुल जाएं और ए के प्रेसिपिटेट हो जाएं? ए सॉल्ट प्लस बी सॉल्ट, बी सॉल्ट लिख देता हूं मैं,
प्लस H2O, अब यहाँ पर A एक्वस B एक्वस बना। तो अब ऐसा करने से पता कैसे चलेगा? ऐसा करने से ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि इसका कलर रेड से और ग्रीन के इंटरमीडिएट कुछ लेने लगा। कलर डेवलप्ड, जो कलर डेवलप्ड हुआ, इट वाज इंटरमीडिएट बिट ऑफ लेट्स से R एंड G। R एंड G बोले तो क्या कहते हैं, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, तो इससे क्या मतलब है, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है ना कि इक्विलिब्रियम डायनामिक होती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अरे ये ऑब्जर्वेशन है बालक, मतलब तुमने ऐसा देखा। अरे अभी भी नहीं समझे? अरे भाई रेड हो रही है, इसका मतलब क्या है? रेड और ग्रीन के बीच में हो रही है, इसका मतलब ये है कि बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, यानी कि ये प्रेसिपिटेट हो रहा है और नया डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, जैसे तुम पढ़ते हो तो कैसे लगता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है? अब तुम्हें लगता है कि यार नया ज्ञान आ रहा है तो पुराना वाला जाने लगा, तो तुमको लगता है कि अब रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोल्यूशन इंटरमीडिएट कलर पकड़ रहा है, इसका मतलब यही है ना कि मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता था वो हो गया। अब ग्रीन वाला डिसॉल्व हो रहा है और रेड वाला प्रेसिपिटेट हो रहा है। तुमको यहाँ पे रेड कलर का पीपीटी डिपॉजिट होता हुआ भी मिल जाएगा। मैंने रेड लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हें रेड कलर का पीपीटी डिपॉजिट करते होता हुआ भी मिल जाएगा। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या रिजल्ट निकालोगे? ये पहले नहीं था, अब ये वापस आ रहा है, यानी ये वाली रिएक्शन वापस चल रही है ना, और ये जो तुमने ग्रीन कलर का सॉल्ट डाला था वो घुलने लगा है, यानी अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अभी भी नहीं चमका? तो राइट इट डाउन। तो कैन वी गेट बैक टू द ओरिजिनल रिएक्शन दैट वी स्टार्टेड विद? उस कहानी पे वापस चलते हैं, उसको देखते हैं। हाँ, ओके ठीक है, राइट इट डाउन। रिएक्शन के बीच में नया कंपाउंड, हाँ, लेट अस टॉक अबाउट इट। we'll get back to the reaction that we initially started with, right? Don't worry। अभी भी ज्यादा नहीं समझे हो? अब इसमें क्या बोले यार, और एग्जांपल्स दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? डायनेमिक इसलिए बता रहे हैं ना कि दोनों तरफ रिएक्शंस हो रहे हैं, और सॉल्ट डालोगे तो फिर और रेड प्रेसिपिटेट हो जाएगा और ग्रीन डिसॉल्व होता जाएगा। सो दैट इज डायनेमिक का मतलब यही है कि दोनों तरफ रिएक्शंस हो रहे हैं। बोथ, तुमको ये चमक रहा है कि दोनों साइड में रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों भी? ये भी नहीं चमक रहा है श्रेयस? तो जब ये समझ में आ रहा है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शंस दोनों हो रहे हैं, और ये ऑब्जर्वेशन है कि एक स्टेट के बाद ओवरऑल चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम डायनेमिक हुई ना। सारा चीज हमें रिजल्ट थोड़ी पता चलता है, हम ऑब्जर्वेशंस के आधार पे अपना दिमाग लगा के थ्योरी बनाते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो तुम्हारे सामने, तुम सड़क पे खड़े हो और तुम्हें एक तेज गाड़ी तुम्हारी तरफ मूव करते हुए दिख रही है, तो तुम्हें गाड़ी दिखती है, तुम्हारा दिमाग प्रोसेस करेगा ना वहां से हटना है या फिर हल्क बन के गाड़ी को उठा के फेंकना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो तुम क्या करते हो, हल्क बनने की कोशिश करते हो क्या? फाइन, तो these आर द, मतलब सी, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, एंड
ABC मैंने ऐसे ही बताया था ना, 3 बालक बैठे थे एक बेंच पे और उसमें 3 ही बैठ सकते थे। तो एक नया आया और C को भगाया और वो यहाँ बैठ गया D। तो ये भी एक अवस्था ऐसे ही हो रही है ना यहाँ पे। जो सॉल्ट डिसॉल्व था वो कांस्टेंट है, जितना घुल सकता है। तो नया सॉल्ट डालेंगे तो पुराना प्रेसिपिटेट होने लगेगा। इज दैट क्लियर? अरे और कितने एग्जांपल दो यार, मतलब और एग्जांपल चाहिए। एग्जांपल वो NH3 वाला ले लें, ये तो लिया ही था ना मैंने। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में तुम्हारे पास N2 है और ड्यूटेरियम है, मतलब रिएक्शन में तुमने ड्यूटेरियम डाल रखा है इस कंटेनर के अंदर और प्रोडक्ट में NH3 था, ठीक है। अब तुम क्या देख रहे हो, जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है HD बनने लगा। HD बनने का मतलब है इधर से हाइड्रोजन इधर आ रहा है ना, तो HD का मतलब ही ये है कि बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, ठीक है। H2 बनने का मतलब है कि इधर रिएक्शन हो रही है और इधर रिएक्शन जा रही है। इसका क्या मतलब है, इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि NH2D NHD2 बन रहा है और डायनेमिक है इसलिए ना, इस तरफ भी रिएक्शन हो रहा है और इस तरफ रिएक्शन हो रहा है। ओवरऑल इनके नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ओवरऑल इनके नंबर ऑफ मोल्स पार्शियल प्रेशर्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ओवरऑल नो चेंज इज विजिबल on partial pressure and number of moles। सो इस बात के आधार पे हम क्या कंक्लूजन लगा रहे हैं, चेंजेस कोई भी पैरामीटर्स में नहीं हो रहा है। लाइक लेट्स से हमने बात करी थी, कैसे बात करी थी, हाँ बात करी थी इस हिसाब से ना कि रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड जा रहा है बट प्रेशर वगैरह में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम डायनेमिक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम है। अलग अलग रिएक्शंस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। इज दैट क्लियर? अरे तुम जैसे समझो, मान लो तुमको कोई ज्ञान दिया जा रहा है, तुमको एक मूवी देख रहे हो, तुमको देखने में बहुत मजा आ रहा है कि क्या हीरो है भाई, क्या हीरोइन है, मजा आ गया देख के, लाइफ बन गई। तो इसका मतलब वो सारा ज्ञान जा रहा है, राइट? अंदर जा रहा है ना सारी बात। और होता क्या है कि कई बार ऐसे क्लास में बैठे हुए हैं और कुछ कुछ पढ़ाया जा रहा है, लग रहा है कि रेट ऑफ लर्निंग इज इक्वल टू रेट ऑफ अनलर्निंग, मतलब जो ज्ञान आ रहा है उससे पुराना वाला जा रहा है। तो उस हिसाब से तुम समझ रहे हो ना, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस क्लियर हो गए कि कैसे हो रहे हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस क्लियर कैसे हुए, क्योंकि देखो बैकवर्ड रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि H2 और HD बन रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि NH2D NH2D NHD2 बन रहा है। बट हम ये कैसे बोल रहे हैं कि दोनों के रेट्स बराबर हैं, क्योंकि उनके पार्शियल प्रेशर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो N2 का पार्शियल प्रेशर पहले था वही बाद में भी रहेगा और H2 का जो पार्शियल प्रेशर ओवरऑल था पहले उतना ही रहेगा। इसका मतलब ओवरऑल नंबर ऑफ मोल्स और कोई भी बड़े क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स में बदलाव नहीं आता है। आर यू गाइस क्लियर नाउ? सो दैट इज हाउ वी आर सेइंग दैट इक्विलिब्रियम इज डायनामिक। आगे बढ़ जाए, ये लिख लो फिर। डन एवरीवन? ओके, तो इतना तो समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, राइट? है ना? अब देखो ऐसे भी बताते हैं, एक तो होता है क्या, फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, कुछ आइडिया लग रहा है? फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या अंतर है? देखो कोई खास अंतर नहीं है। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ओनली चेंजेस इन फेज और स्टेट, ठीक है। हाँ ये भी दोनों, देखो ये दोनों डायनेमिक ही होगा। स्टैटिक को पढ़ने की क्या जरूरत है? एवरीबॉडी डू यू थिंक स्टैटिक को पढ़ने की जरूरत है?
स्टार्टिंग में कुछ हो ही नहीं रहा है तो पढ़े क्या एवरीबॉडी? स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं हो रहा ना, रिएक्शन हो ही नहीं रहा है तो उसको क्या पढ़े? डायनेमिक में हो रहा है। केमिकल पढ़ने वाले हैं आयनिक, पहले केमिकल पढ़ेंगे उसके बाद आयनिक पढ़ेंगे, ठीक है? सीक्वेंस ऐसा है, पहले केमिकल इक्विलिब्रियम फिर आयनिक, राइट? तो बेसिकली स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है वहां पर, तो कुछ भी नहीं है। पढ़ेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट फिजिकल इक्विलिब्रियम। देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तुम्हें लगता है कोई केमिकल रिएक्शन होगी यहाँ पे? एवरीबॉडी, डू यू थिंक फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई केमिकल रिएक्शन होगी यहाँ पे? गाइस कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? फिजिकल इक्विलिब्रियम में, अरे यार मजे लेना चालू कर देते हो तुरंत। लेट अस टॉक अबाउट फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई केमिकल रिएक्शन होगी? थोड़ा बहुत नेटवर्क ऊपर नीचे होता है तो प्रॉब्लम आती है, अटक जाता है कई बार, तुम्हारे साइड भी होता होगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई केमिकल रिएक्शन होगी क्या? तो क्या होगा फिर यहाँ पे? फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा फिर? स्टेट मतलब फिजिकल चेंज होंगे, सिर्फ चेंजेस इन स्टेट एंड फेज। यहाँ पे होंगे चेंजेस इन स्टेट, फेज, एक्सेट्रा। यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पानी की बोतल है, ठीक है? पानी की बोतल है, ठीक है ना, और किसी चीज की नहीं। तो इसमें क्या है, H2O लिक्विड है नीचे और इधर है H2O गैस वेपर। तो अब यहाँ पे क्या इक्विलिब्रिया है, मतलब पानी की बोतल में पानी भरो और उसको छोड़ दो ढक्कन लगा के, लीव इट फॉर फ्यू डेज। डू यू थिंक देयर विल बी एनी चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर? यदि तुम 10 साल बाद भी आते हो और उस बोतल को देखते हो तो क्या उसमें लेवल ऑफ वाटर में कोई डिफरेंस होगा? तो अब क्या यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि बोतल के अंदर एवापोरेशन और कंडेंसेशन नहीं हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है, राइट? गाइस आर वी क्लियर? बोतल के अंदर वाटर जो है वो वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा होगा और वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रिया की अवस्था बिल्कुल है जहां पे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में चले आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रिया। तो ये फिजिकल हुआ क्योंकि यहाँ पर स्टेट ही चेंज हो रहा है ना, कंपाउंड थोड़ी बदला। बॉन्ड्स बदले हैं क्या? वही पुराने बॉन्ड से बस स्टेट चेंज हो गई, राइट? सो दिस इज फिजिकल इक्विलिब्रिया। और सपोज तुमने NaCl पानी में डाला, NaCl सॉल्ट को वाटर के अंदर डाला और ये बन गया NaCl एक्वस। तो ये केमिकल इक्विलिब्रिया हुआ क्या? एवरीबॉडी, ये केमिकल इक्विलिब्रिया हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ, ये फिजिकल इक्विलिब्रिया हुआ। फिजिकल इक्विलिब्रिया हुआ, ठीक है। ये फिजिकल इक्विलिब्रिया हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे भी ये NaCl ही ना है, चेंज थोड़ी हुआ है, इसका कुछ बदलाव हुआ है क्या? नहीं हुआ, राइट? तो इस तरह की चीजें जहाँ पे फेज चेंज होता हो, स्टेट चेंज होता है, इसको हम फिजिकल इक्विलिब्रिया के अंदर बोलते हैं। बट ये भी डायनामिक है या स्टैटिक है ये बताओ? इट इज ऑल्सो डायनामिक, राइट? अच्छा, डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, ये बात पता है? फिजिकल कैसे? क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है ना। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन तभी हम डिफाइन करते हैं जब कोई नया कंपाउंड बन जाए, जब कोई नया केमिकल बन जाए। आर वी गाइस क्लियर ऑन दिस? केमिस्ट्री में हम नया कंपाउंड मतलब तब डिफाइन करते हैं, मतलब नया रिएक्शन बेसिकली, जब अपने पास कोई नया कंपाउंड बन जाए। इज दैट क्लियर? तो आर दीज थिंग्स टेकिंग प्लेस राइट नाउ? ये सारी चीजें हो रही हैं क्या अभी? ये सारी चीजें नहीं हो रही यहाँ पे, करेक्ट? तो हम क्या बोले इसको? इसको केमिकल रिएक्शन की अवस्था में तो मतलब वी कांट कीप इट इन द कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट?
So we'll keep it in the category of physical equilibrium. Fine. So even if you talk about diamond, जैसे हमें पता है ना कि कार्बन जो है, डायमंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट। और देखो ये समय काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इट टेक्स अप crores of year in the nature for diamond to be converted into graphite। और ग्रेफाइट भी अर्थ के नीचे वाले लेयर में हाई प्रेशर और टेम्परेचर के पास जब जाता है तो वो बन जाता है डायमंड। इज दैट क्लियर? सो दिस इज आल्सो फिजिकल इक्विलिब्रिया। यदि ये रिएक्शन रिवर्सिबल मान ले तो ये भी फिजिकल इक्विलिब्रिया की ही कैटेगरी में आएगी। गाइस इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन ही है, चेंज नहीं हो रहा है, कंपाउंड नया नहीं बन रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री का मतलब, हाँ, डायमंड इज नॉट फॉर एवर, फॉर अस इट इज फॉर एवर। इज दैट क्लियर? डायमंड इज नॉट फॉर एवर ऑब्वियसली। फाइन, तो आगे बढ़े। तो केमिकल इक्विलिब्रिया का मतलब तो यही है। ओके, ठीक है। डायमंड या स्टैटिक, डायमंड में किसमें टाइम ज्यादा है, बट सी टाइम फ्रेम की बात करें तो स्टैटिक मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रिया एक्चुअली में नहीं होता, बट यदि हम कंडीशंस बनाए वैसे तो इक्विलिब्रिया स्टैटिक हो सकता है। डायमंड में स्टैटिक या डायनेमिक हम लोग बोलेंगे, नॉर्मली इसमें इक्विलिब्रिया नहीं होता है, हम उस तरह की कंडीशन बनाएंगे तो होगा ये डायनेमिक, ठीक है। नॉर्मली नेचुरली में इक्विलिब्रिया नहीं होता है, डायमंड अपने आप ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेचर में यदि तुम पूछो तो दिस प्रोसेस हैज डज नॉट, मतलब इसका डेल्टा जी जीरो नहीं होता, तो ये डेल्टा जी इसका नेगेटिव होता है एक्चुअली। तो हमें कंडीशंस बनानी पड़ेगी उस तरह से कि डायनामिक हो जाए। मैंने एग्जांपल दिया है, ये नेचुरल नहीं है। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रिया की बात तो हम बहुत पहले ही कर चुके हैं, राइट। केमिकल इक्विलिब्रिया की बात हम बहुत पहले कर चुके हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं, ठीक है। देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या ये जीरो है? देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होते हैं कौन? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस, ऐसा लिख देते हैं डायरेक्टली। यहाँ तो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ केमिकल रिएक्शन होता है both forward as well as डायमंड का एग्जांपल मैं फिर से बताऊं, डायमंड के एग्जांपल में देखो डायमंड और ग्रेफाइट का इक्विलिब्रिया होता नेचुरली नहीं है, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट का जो इक्विलिब्रिया है दैट इज नॉट नेचुरल। ऐसा नहीं कि अपने आप नेचर में होता है, हमें कंडीशंस बनानी पड़ेगी। मैं तो बस एक एग्जांपल दे रहा था तुम्हें कि यदि डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है और हम उस तरह के कंडीशंस बनाते हैं तो वो भी कोई केमिकल इक्विलिब्रिया की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि एलिमेंट दोनों जगह पे कार्बन ही है। तो कोई केमिकल रिएक्शन दिख रही है क्या तुम्हें? एलिमेंट बदले, मॉलिक्यूल बदले, कुछ तो नया बॉन्ड बने, पुराना टूटे, राइट, तभी केमिकल रिएक्शन आएगा, राइट। तो वहां कुछ ऐसा हुआ नहीं ना, तो कैसे बोले केमिकल रिएक्शन? वो फिजिकली हुआ ऑब्वियसली, वही इसलिए हमने फिजिकल के अंदर लिखा था उसको। हो गया। तो अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस। मतलब बेसिकली केमिकल रीअरेंजमेंट्स बोल दें चलेगा, दोनों केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं ना, जैसे भी लिखो। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे क्या है, आर एफ जीरो नहीं होता है, आर बी जीरो नहीं होता है, नेट रिएक्शन रेट जीरो होता है, राइट। नेट रिएक्शन रेट जीरो होता है। ओके,
अब आगे की बात कर लेते हैं। हाँ, अब क्या बात करना है हमें? अरे आरबी जीरो नहीं होता, नेट रिएक्शन रेट जीरो होता है, सही है। अच्छा, डेल्टा जी जीरो होता है क्या एवरीबॉडी? डेल्टा जी जीरो होता है नेट, ये तो पता है ना सबको। और डेल्टा जी नॉट होता है -2.303 आर टी लॉग के की बेस 10। अच्छा, अब एक बात बताओ, टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन क्या होगा? ये रिएक्शन कभी खत्म होंगे क्या? इनफाइनाइट। ये बात समझ में आ रही है? ये रिएक्शन एक्चुअली में कभी खत्म ही नहीं होते। इज दैट क्लियर? अरे देखो, बेसिकली रिएक्शन हमेशा, फॉर नेट रिएक्शन रेट जब हमेशा जीरो है तो ये कभी होगा क्या? डू यू एक्सपेक्ट इट टू एंड? ठीक है, तो अब ये देखो, एक चीज समझना, जो डायनेमिक नेचर है ना इक्विलिब्रिया का, इट इज रिलेटेड टू रिएक्शन रेट। डायनेमिक इक्विलिब्रिया तभी होगा जब ये दोनों नॉन जीरो हैं, और यदि ये दोनों जीरो हैं आरएफ एंड आरबी, तो स्टैटिक इक्विलिब्रिया होगा। Is that clear? The dynamic nature of the equilibrium can be explained on the basis of the reaction rates actually. It cannot be explained on any other parameter. Equilibrium is not possible in nature. Why? बोतल बंद करके क्यों नहीं इक्विलिब्रियम? अरे तुम आइसोलेट कर दो ना सिस्टम को, क्लोज सिस्टम बना दो, होगा पॉसिबल। डिस्पर्जन अलाउ ही ना करो, पॉसिबल है ना? जैसे बोतल का ढक्कन लगा दो पानी भर के, तो अब तुम्हारा सिस्टम क्लोज हो गया, तो वहां पॉसिबल है। ओपन सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट इज पॉसिबल इन अ क्लोज कंटेनर। ठीक है एवरीबॉडी, कोई दिक्कत है? गाइस आर वी क्लियर? इनफाइनाइट टाइम लगेगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया ना, रिवर्सिबल रिएक्शन तो हो ही सकता है। थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो सकता? वो तो डेल्टा जी जीरो डिफाइन करता ही है ना उसके लिए। वहां तो थर्मोडायनामिक्स ऐसा अलग बात नहीं करता, वो तो प्रोसेस की बात हो रही है वहां। यहाँ पे क्या होता था, गैस को एक स्टेट से ले जाते थे गैस स्टेट बी पे। रिएक्शन हो सकता है, क्या दिक्कत है इसमें? डेल्टा जी की पावर में क्या लिखा है? डेल्टा जी नॉट, जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, पावर नहीं है वो। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अच्छा, इक्विलिब्रिया कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर साइड्स, ये समझ में आया? ये भी एक पॉइंट है। इक्विलिब्रिया कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड्स, मतलब समझ में आया? दोनों तरह से हम अचीव कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, जैसे बोतल में पानी भरो, बोतल में बहुत ज्यादा पानी भर दो तो वेपर अपने आप आ जाएगा। दूसरा क्या है, बोतल में वेपर भर दो तो पानी भी बनना लगेगा क्या एवरीबॉडी? दोनों केसेस में क्या इक्विलिब्रिया ये एस्टेब्लिश हो सकता है? तो यदि रिएक्टेंट से स्टार्ट करो या प्रोडक्ट से स्टार्ट करो, कैन वी से कि इक्विलिब्रिया दोनों केस में पॉसिबल है? ओके फाइन, ऊपर स्क्रॉल करो, लो स्क्रॉल कर दिया। इक्विलिब्रिया कैन बी अचीव्ड, यहाँ एक कैन बी लिख लो,
कैन बी अचीव्ड, कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर साइड्स, दोनों तरफ से अचीव किया जा सकता है इक्विलिब्रियम को। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े एवरीबॉडी? ओके, अब इक्विलिब्रियम की कोई खास और बात है क्या? ओवरऑल चेंजेस जो होते हैं, ओवरऑल चेंजेस आर लाइक, कोई भी ओवरऑल चेंजेस ले लो, लाइक फिजिकल पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर वगैरह हो गया, कलर एक्सेट्रा रिमेन कंसिस्टेंट, मतलब एक जैसा रहेगा। इज दैट क्लियर? यदि इक्विलिब्रियम बन गया है और तो कंसिस्टेंट ही रहेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, डेल्टा एस टी का जीरो होगा और डेल्टा जी सिस्टम भी जीरो होगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? और एस टी मैक्सिमम होता है और जी सिस्टम मिनिमम होता है इक्विलिब्रियम पे। ये दोनों के केस में होगा, ठीक है? ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, आपको याद है ये बात? G system is minimum and S total is maximum in case of equilibrium. We have read about it. ठीक है, इसको लिख लीजिए। डन? The value of entropy isn't defined, only the change. I will talk about it, don't worry. ठीक है? ठीक है श्रेयस? कंसिस्टेंट, हाँ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब एक तरह की चीज, चेंज दिखाया था ना, तो उसमें बताया था कि चेंज एक बार दिखेगा, बट और सॉल्ट ऐड नहीं करोगे तो एक कंसिस्टेंट कलर तो रहेगा ना आयुष? समझ में आया? जैसे तुमने कलर ऐड करना, सॉल्ट ऐड करना बंद कर दिया तो कलर फिर कंसिस्टेंट हो जाएगा तुम्हारा, फिर थोड़ी चेंज होगा। कंसिस्टेंट लिखा है, ऐसा नहीं लिखा चेंज नहीं होगा, तुम कुछ चेंज करोगे तो चेंज होगा, बट कंसिस्टेंसी दिखने लगेगा उस चेंज के बाद भी। ओके, देखो जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने पढ़ा था क्या कि जी सिस्टम जो होता है वो होता है माइनस टी डेल्टा एस टोटल। याद आ रहा है एवरीडी? तो अब यदि हम फ्री एनर्जी को प्लॉट करते हैं, किसके अगेंस्ट प्लॉट करें? यदि हम फ्री एनर्जी को प्लॉट करते हैं रिएक्शन के प्रोग्रेस में, रिएक्शन प्रोग्रेस या बोल सकते हो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, पी और जैसे लिखते आते थे, तो अब देखो होता क्या है कि हमने इस तरह का एक ग्राफ बनाया था, याद है एवरीडी? हमने इस तरह का एक ग्राफ बनाया था, तुम्हारे बुक में इसको ऐसे बनाया है। तो अब देखो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे जी सिस्टम घटेगा वैसे वैसे, अब ये मैं एक ग्राफ बना देता हूं, ये क्या है आपका, दिस इज लेट्स से टी एस टोटल। टी एस टोटल समझ में आ रहा है? अरे ये जी सिस्टम को ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस टी एस टोटल। तो अब देखो यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा जी चेंज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे डेल्टा जी जीरो होगा, राइट? तो यहाँ पे जी का मिनिमम है। तो जब सिस्टम की फ्री एनर्जी मिनिमम है तो यूनिवर्स की इंट्रोपी तुम्हें नहीं लगता मैक्सिमम होगी? ऑब्वियसली यार, तो होगी। जब सिस्टम की फ्री एनर्जी मिनिमम है तो यूनिवर्स की इंट्रोपी मैक्सिमम होगी, तो समझने वाली बात है। अच्छा, इक्विलिब्रिया क्या हर टेम्परेचर पे पॉसिबल होगा? तुम्हें नहीं लगता है कि इक्विलिब्रिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का भी रोल है, और वो टेम्परेचर अपन जानते ही हैं कि डेल्टा जी सिस्टम जो है
उसको हम लिखते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। यहाँ सारी चीजें सिस्टम के हिसाब से डिफाइंड है। दिस इज अगेन गाइस सिस्टम। तो अब वो जो डेल्टा जी मतलब डेल्टा टी जो है इक्लिब्रिया का, गाइस कैन वी राइट इट डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच, सॉरी ये होगा, ये जी तो जीरो होता है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, और ये दोनों सिस्टम है, टोटल नहीं है, ध्यान देना, ये दोनों सिस्टम के लिए डिफाइंड है। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे ही इक्लिब्रिया पॉसिबल है, राइट? तो इक्लिब्रिया, हाँ लिखना है आपको, ये ऊपर वाला छोड़ सकते हो, इक्लिब्रिया इज पॉसिबल एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पे इक्लिब्रिया पॉसिबल नहीं है। आर यू गाइस क्लियर ऑन दिस? एंड दिस इज द टेम्परेचर। वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट इट इन क्या बोलते हैं उसको, थर्मोडायनामिक्स, बट यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है। बॉटम राइट वापस कॉर्नर, ये तुमने थर्मोडायनामिक्स अटेंड नहीं किया है ना कार्तिक, तुमने शायद ये पहला लेक्चर अटेंड किया है, राइट? ये थर्मोडायनामिक्स के आ रहा है, तुमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा ना अभी उससे रिलेटेड है ये। इंट्रोपी की एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कर सकते, बट हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम होगा, ठीक है? जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, राइट? डन एवरीबॉडी? नीचे क्या लिखा है? देखो डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तुमको ये पता है, तो किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रिया होगा? मैं फिर से लिख के दिखा देता हूँ, डोंट वरी। ऊपर वाला तक लिख लिया था ना, एक्सप्लेन द राइट कॉर्नर पार्ट, डोंट वरी अबाउट दैट गाइस। ओके, डन एवरीवन? ओके, सो गाइस व्हाट आई वांटेड टू इंश्योर, मैं क्या बोलना चाह रहा था, लेट अस फोकस ऑन दिस। देखो डेल्टा जी जो होता है ना, इट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और ऑब्वियसली ये सारी चीजें सिस्टम के लिए डिपेंड होती है ना। डेल्टा जी सिस्टम, डेल्टा एच सिस्टम, और डेल्टा एस भी सिस्टम। तो अब इक्विलिब्रिया पे होता क्या है, एट इक्विलिब्रिया इफ वी टॉक अबाउट इक्विलिब्रिया, राइट, तो इक्विलिब्रिया पे अपन जानते हैं डेल्टा जी जीरो होता है। यहाँ पे डेल्टा एस टोटल नहीं है, ध्यान देना, यहाँ सिस्टम की डेल्टा एस की बात हो रही है ना। तो अब जब डेल्टा जी जीरो होगा तो अपना जो टी निकलेगा इक्विलिब्रिया का टेम्परेचर, वो डेल्टा एच सिस्टम अपॉन डेल्टा एस सिस्टम आ जाएगा। आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये टेम्परेचर देखो, डेल्टा एच और डेल्टा एस यदि डिफाइंड है एक रिएक्शन के लिए, जैसे मान लो ए लिक्विड से या फिर ए सॉलिड से ए लिक्विड में जा रहा है, तो अब इसका डेल्टा एच तो फिक्स है ना, क्योंकि वो तो स्टेट फंक्शन है, और डेल्टा एच भी फिक्स्ड है क्योंकि वो भी स्टेट फंक्शन है।
तो टी भी तो फिक्स होगा। तो क्या हर टेम्परेचर पे अपन इक्विलिब्रिया की बात कर सकते हैं? गाइस, कैन वी टॉक ऑन एवरी टेम्परेचर कि भाई हर टेम्परेचर पे कर लो इक्विलिब्रिया? पॉसिबल है? वही ज्ञान यहाँ पे मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात है, हर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रिया नहीं पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव मास इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक्टिव मास क्या है जरा समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक रिएक्टेंट है ए जो कि प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि कैन यू रिपीट दैट ए रिएक्शन विद डेल्टा एच? कौन सी बात कर रहे हो इसकी? इसमें क्या तकलीफ है? व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर कमिंग अक्रॉस? अरे ए सॉलिड से ए लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, यानी फेज चेंज हो रहा है। तो मान लो इसकी मेल्टिंग पॉइंट पे हो रहा है ये। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट पे जो चेंजेस आएंगे किसके अंदर? एंट्रोपी के अंदर और डेल्टा एच यानी एंथैल्पी के अंदर। ऑब्वियसली वो फिक्स होंगे क्योंकि वो स्टेट फंक्शंस हैं। तो टेम्परेचर भी उसका फिक्स ही आएगा रेशियो। ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। ओके गाइस, तीनों फिक्स होंगे। देखो कुछ केसेस अलग हो सकते हैं, जैसे वाटर के केस में अलग हो सकता है। जैसे वाटर को ये वाला इक्विलिब्रियम हर टेम्परेचर पे पॉसिबल है, ये समझ में आ रहा है? वाटर का जो ऑपरेशन है वो हर टेम्परेचर पे फिक्स है, क्योंकि ये तो फेज चेंज है ना, तो इसके लिए अलग अलग टेम्परेचर पॉसिबल है। और हर टेम्परेचर पे इसका डेल्टा एच और डेल्टा एस भी अलग होता है। तो फेज चेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है, फेज चेंजेस हो सकते हैं हर टेम्परेचर पे। हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होते हैं, तो वहां पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स हमें मिलेगा। ओके फाइन, सो लेट अस प्रोसीड। अब देखो एक्टिव मास की बात कर लेते हैं। देखो एक्टिव मास का क्या मतलब है। अपने पास क्या एग्जांपल था? हमने जो एग्जांपल लिया था डायनेमिक इक्विलिब्रियम का स्टार्ट करने के लिए, वो इधर क्या रखे थे? क्या लिया था हमने? रेड और ग्रीन हल्क, वही ले कुछ और ले? एग्जांपल है वही ले लेते हैं, कुछ और ले ले बताओ। स्पाइडरमैन, वो क्या जाले फेंक के इधर इधर जाएगा? चलो वही ले लेते हैं। इधर अपने पास था रेड हल्क थैनोस, और इधर था अपने पास ग्रीन हल्क, और इधर 10 थे और इधर भी 10 थे। ठीक है, अब देखो क्या है, इधर सारे 10 इधर रेड वाले पड़े हुए हैं। लेट अस चूज रेड कलर। और इधर ग्रीन हल्क हैं सारे। अरे रहने देना, क्या पिंक पिंक कर रहा है? जो है मान लो भाई रेड है ये। तो अब देखो क्या है, क्या सारे मूव करेंगे एक तरह से दूसरी तरफ? सब मूव करेंगे। मान लो 10 में से 5 सो गए हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। 10 में से 5 मूव कर रहे हैं और इधर भी 10 में से 5 मूव कर रहे हैं। तो क्या तुम्हें क्या लगता है, 10 टोटल दोनों साइड में है बट उनमें से मूव 5 ही कर रहे हैं, तो क्या सारे एक्टिव हैं? नहीं, कुछ एक्टिव है और कुछ इनएक्टिव है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एवरीबॉडी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? 5 इधर वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 5 इधर वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? तो अब जो एक्टिव नहीं है उनको पढ़ने की आवश्यकता है क्या? जो एक्टिव ही नहीं है उनको पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं है। अब जैसे क्लास चल रही है, बच्चे मान लो 60-70 बैठे हुए हैं, तो सब एक्टिव रहते हैं क्या?
कुछ बाहर के नजारे देखते हैं, कुछ सड़कों की तरफ देखते हैं, कुछ दूसरों की तरफ देखते हैं, जिसको जहां इच्छा होती है वहां देखते हैं, राइट? इज दैट क्लियर? तो अब सारे एक्टिव नहीं होते हैं, तो अब एक्टिव जो होते हैं उनकी बात करेंगे ना, जो मतलब बेसिकली सब लोग एक्टिव नहीं होते, बात तो समझ ही रहे हो। तो केमिकल इक्विलिब्रिया के अंदर भी, डायनेमिक इक्विलिब्रिया में जब रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है, तो ऐसा नहीं होता कि सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक्टिव होते हैं। तो जो एक्टिव होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आई होप इट इज क्लियर, राइट? इज दैट क्लियर? जो एक्टिव होते हैं वही डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी कंट्रीब्यूट नहीं करते। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हम लिखते हैं एक्टिव मास। तो एक्टिव मास क्या है बताओ? एक्टिव मास में ऐसा बोल देते हैं, इट इज द concentration ऑफ रिएक्टेंट which actually participates, या सीधा लिख देते ना, which participates in the chemical reaction। मास मतलब, अरे मास तो इसलिए क्योंकि ऐसा कन्वेंशन है, कुछ चीजें कन्वेंशन के ऊपर होती है ना। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अरे ऐसा लोग नाम रख देते हैं, जैसे किसी का नाम रख दिया भोला, एक बच्चा है इसका नाम पेरेंट्स ने रख दिया भोला, तो वो बिल्कुल भी भोला नहीं है। तो नाम रखने में क्या है, नाम लोग कुछ भी रख देते हैं। ठीक है, तो अब इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट which participates in the dynamic equilibrium। ठीक है, तो वो मतलब बेसिकली वो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करता है, और हम इसको ही पढ़ना चाहेंगे। इज दैट क्लियर? So we will only be dealing with the active mass in chemical equilibrium, so ये लिख लेते हैं, we only deal with active mass in dynamic equilibrium। राइट ऑन। डन एवरीवन? ओके, तो एक्टिव मास को ऐसे भी लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू F इंटू सी। ए क्या है यहाँ पे? एक्टिव मास। सी क्या है? लास्ट स्लाइड पे जाऊं? ठीक है, राइट ऑन। ठीक है, तो ए लेट से गाइस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक्टिव मास, और सी क्या है बताओ? सी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सी यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एफ जो होता है ना, इसको बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट।
F जो होता है इट इज कॉल्ड एक्टिविटी कोफिशिएंट, मतलब क्या है, इट इज नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स at it will be concentration of product, so which will प्रोडक्ट भी एक्टिव होगा ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों के लिए है वैलिड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की क्या जरूरत है, हम तो एक्टिव मास एक रिएक्टेंट के लिए डिफाइन करते हैं ना, जैसे ए और बी दोनों है तो ए और बी के लिए सिर्फ एक्टिव मास कंसीडर करेंगे, पूरा ए और पूरा बी कंसीडर नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो 500 मॉलिक्यूल्स थे या फिर 100 मॉलिक्यूल्स थे और उसमें से 40 एक्टिव हैं, तो एक्टिविटी कोफिशिएंट 0.4 हो गया, राइट। इज दैट क्लियर? तो इसको लिख लीजिए। अब देखो एक्टिव मास की बात करें तो ये आसान भाषा में समझोगे या फिर थोड़ा मुश्किल भाषा में, बहुत सारे तरीके हैं इसको समझाने की एक्टिव क्या होता है। देखो सॉलिड, ठीक है, लिखना है क्या, एक्टिव मास नहीं समझे कल्पेश, अरे भैया एक्टिव जो होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्ट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, जैसे अपने पास दोनों साइड 10-10 हल्क थे, राइट, उसमें से सारे थोड़ी इधर उधर मूव कर रहे थे, क्लियर है, सारे नहीं मूव कर रहे थे, तो जो मूव कर रहे हैं वही एक्चुअली डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे एक क्लास, मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि क्लास चल रही है, राइट, तो क्लास चल रही है तो ऐसा थोड़ी है कि सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे काम कर सकते हैं लोग, चंचल मन है और टाइम भी कम है बच्चों के, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं, सबको देखना है। तो अब उसमें जो एक्चुअली में एक्टिव मास रिएक्टेंट की इक्वल रहेगा प्रोडक्ट वाले के, दोनों के इक्वल होगा, दोनों के लिए तुम लिख सकते हो, आई विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी, दोनों के लिए रिएक्टेंट में भी सारे एक्टिव नहीं रहेंगे। मतलब बेसिकली देखो, यदि तुम एक्टिव की बात करो तो नॉर्मली रिएक्टेंट में तो कम ही एक्टिव होते हैं, बट प्रोडक्ट वाले ज्यादातर एक्टिव ही होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में ज्यादातर जो है ना वो एक्टिव होंगे, रिएक्टेंट में सारे एक्टिव नहीं होते। विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी, वी विल सी क्या है, अभी तो मैंने ऐसा कुछ डिफाइन किया ही नहीं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की क्या है, हम आगे देखेंगे ना, देयर इज अ सीक्वेंस दैट वी नीड टू फॉलो। जैसे पहले एक्टिव आयंस इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि एक्टिविटी कोफिशिएंट होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि एक्टिव हम क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो अपने आप हमारा थॉट प्रोसेस वो खुलता जाएगा और हम ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन खुद कर पाएंगे, राइट। इज दैट क्लियर? अब देखो तीन स्टेट होते हैं, मतलब एक तो होता है सॉलिड, और फिर आता है लिक्विड, एंड देन यू हैव गैसेस। तो अब देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, एज यू कैन सी, वी हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड के केस में क्या है, लिक्विड के केस में क्या है, गैस के केस में क्या है। तो सॉलिड हमेशा एक्टिव होगा क्या, देखो हम सॉलिड को बताते हैं इनएक्टिव, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कंट्रीब्यूट नहीं करता। लिक्विड भी दो तरह के होते हैं, लिक्विड एक होता है इलेक्ट्रो, क्यों, विल टॉक अबाउट इट, डोंट वरी, क्यों ऐसा होता है, विल टॉक अबाउट इट। इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के हैं, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिव होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे सॉल्वेंट हो गया, वाटर, ये एक्टिव नहीं होता, ये होता है इनएक्टिव, और गैसेस होते हैं एक्टिव। वैसा क्यों होता है, विल टॉक अबाउट इट, जस्ट राइट इट डाउन, हम इसकी बात करेंगे क्यों ऐसा होता है। मीनवाइल यू कैन आल्सो थिंक ऑफ द रीजन, तुम सोच सकते हो क्या है इसका रीजन। हाँ, रिकॉर्डिंग डिवाइस पे ही हो रही है।
Kinetic energy, randomness, very well picked up. Randomness can be a possible answer. Very good. Entropy चीज ठीक है, we'll talk about reasons. देखो आसान बात, थर्मोडायनेमिक्स तरीके से समझोगे या कैसे समझोगे? थर्मोडायनेमिक्स हो सकता है ज्यादातर लोगों को ना चमके, थर्मोडायनेमिक्स से भी समझा सकते हैं इसको। देखो आसान भाषा में समझते हैं। देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1 बाय वॉल्यूम। अब जरा ये सोचो क्या है कि ये आ जाएगा तुम्हारा मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये आएगा डेंसिटी। ठीक है, तो अब कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा डेंसिटी अपॉन मोलर मास। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? कॉन्सेंट्रेशन जो है इट विल बी डेंसिटी अपॉन मोलर मास। अब ये जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम पढ़ते हैं, डेंसिटी अपॉन मोलर मास। तो तुम्हें लगता है कि सॉलिड का डेंसिटी और मोलर मास दोनों में से कोई भी चीज कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज हो सकता है? एवरीबॉडी, सॉलिड का डेंसिटी या फिर मोलर मास, प्रेशर बढ़ाव कुछ भी हो, चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या ये एक रीजन हम बता सकते हैं कि सॉलिड इनएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि उसका डेंसिटी और मोलर मास चेंज ही नहीं हो सकता, कॉन्सेंट्रेशन बदल ही नहीं सकता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ओके, ठीक है। तो क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए चेंज हो सकता है ऑलरेडी? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए चेंज हो सकता है। जैसे NaCl को पानी में डालोगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसका मोलर मास चेंज हो गया क्या? 1 मोल NaCl अब 2 मोल पार्टिकल दे दिया, तो एवरेज मोलर मास हाफ हो गया। इज दैट क्लियर? तो अब इसके लिए भी तो डेंसिटी भी चेंज हो सकती है, मोलर मास भी चेंज हो सकती है। तो ये एक्टिव है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे सॉल्वेंट में भी, जैसे पानी है, पानी का डेंसिटी और मोलर मास चेंज होगा क्या? डिसोसिएट होता ही नहीं, नहीं होगा चेंज। तो ये इनएक्टिव उस वजह से भी हम बता सकते हैं। और गैस के केस में तो याद है तुम्हें, हम तो मोलर मास कैलकुलेट करना सीखा था। गैस की तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाती है, डिसोसिएट हो जाता है, और गैस तो इनफैक्ट मूव करता रहता है हमेशा। गैस कोई भी खाली जगह छोड़ता ही नहीं है, तो गैस तो ऑब्वियसली एक्टिव रहेगा ही, राइट? तो ये हो गया आसान भाषा में समझाना कि क्या रीजन हो सकता है। इसको लिख लीजिए। एक बार फिर से बताएं। देखो सीधी सी बात है कि जिसका डेंसिटी अपॉन, देखो तुम्हें ये समझ में आया श्रेयस कि कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख सकते हैं डेंसिटी अपॉन मोलर मास। इज दैट क्लियर? तो जब हम लिख सकते हैं डेंसिटी अपॉन मोलर मास, तो अब देखो सॉलिड का डेंसिटी और मोलर मास दोनों चेंज हो सकता है क्या? डू यू थिंक सॉलिड्स कैन चेंज देयर डेंसिटी और मोलर मास? नो, वेरी गुड, वेरी वेल आंसर्ड। तो जब सॉलिड अपने डेंसिटी और मोलर मास दोनों में से कोई भी चीज को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो एक्टिव नहीं है। ये एक बड़ा आसान तरीका है समझाने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है मैं वो भी बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं, जैसे पानी हो गया। ठीक है, अब पानी सॉल्वेंट है, उसके लिए भी डेंसिटी और मोलर मास जो है इट कैन नॉट चेंज, राइट? सो दैट इज हाउ इट इज आल्सो इनएक्टिव। बट इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे NaCl हो गया, तो वो पानी में जाके डिसोसिएट हो जाता है, एक मॉलिक्यूल दो में कन्वर्ट हो जाता है, एक से टूट जाता है, राइट? तो जब एक मॉलिक्यूल दो में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि टूट जाता है, तो उस केस में तुम्हें शायद समझ में आ रहा होगा कि क्यों वो एक्टिव है, राइट? इज दैट क्लियर नाउ? Moreover, if you talk about gases, तो gases के केस में तो obviously सेम टेम्परेचर पे वो डिसोसिएट होते ही हैं। इज दैट क्लियर? तो वो इसलिए भी एक्टिव है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि लिक्विड के केस में इलेक्ट्रोलाइट, और गैस के केस में, मतलब गैस के केस में तो सारे ही एक्टिव होते हैं, सारे गैस मॉलिक्यूल्स यानी गैसेस और इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिव होते हैं, बाकी सब इनएक्टिव होते हैं।
H2O क्यों नहीं रहेगा एक्टिव? बिकॉज H2O का भी मोलर मास चेंज नहीं होगा और डेंसिटी चेंज नहीं होगा। वाटर को कंप्रेस करने से उसका थोड़ी डेंसिटी चेंज हो जाता है। प्रेशर वगैरह बढ़ाओगे तो लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल मोस्टली, राइट? सो दे वॉन्ट चेंज देयर डेंसिटीज। क्लियर नाउ? अरे इज दैट क्लियर? So do you want me to give you a thermodynamic explanation of the same? थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है, वैसे बच्चों को चमकता नहीं है। लिख लो पहले इसको। तो आज क्या रिवीजन करें? आज हमने जो पढ़ा है उसका। Everyone, do you want me to revise? ओके तो देखो आज हमने ज्यादा मतलब बेसिकली एक इंट्रोडक्शन टाइप का किया है। इंट्रोडक्शन क्या किया है कि इक्विलिब्रिया होता क्या है, तो कोई कंफ्यूजन तो खास होगा नहीं। बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रिया क्या होता है, फिजिकल इक्विलिब्रिया क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रिया क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रिया क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इक्विलिब्रिया के, और एक्टिव मास क्या होता है। इतना ही पढ़ा है, राइट? और कुछ तो पढ़ा नहीं है ना? ओके ठीक है। अब इसका थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेनेशन देखना है। क्या नेक्स्ट क्लास में कर लें? क्या बोलते हो? नेक्स्ट क्लास में? ठीक है, इसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तो देखो बेसिकली एक बार रिवीजन ही कर लेते हैं फिर। होमवर्क है इंटेक्स एक्सरसाइज 1। इंटेक्स एक्सरसाइज 1 इज योर होमवर्क। देखो बेसिकली इक्विलिब्रिया दो तरह के होते हैं, केमिकल और आयनिक। हम पहला चैप्टर उठाए हैं केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल इक्विलिब्रिया में भी दो तरह की चीजें हैं, स्टैटिक, डायनामिक। स्टैटिक में कुछ नहीं हो रहा, डायनामिक में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में, जहां फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रिया का मतलब यही है कि नेट रिएक्शन रेट 0 है, विजिबल चेंजेस हो रहे हैं बट हमें दिख नहीं रहे हैं, राइट? इनटेक एक्सरसाइज 1 बहुत सिंपल है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं सिर्फ। फिर हमने प्रूव किया कि इक्विलिब्रिया डायनामिक कैसे है, क्योंकि दोनों तरफ के रिएक्शंस हो रहे थे और प्रोडक्ट दोनों तरफ के बन रहे थे। ठीक है, इक्विलिब्रिया हम दोनों तरफ से अचीव कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज हमने कुछ पढ़ी, थर्मो वाले ये पॉइंट्स वापस आ गए हमारे पास। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव मास हमने पढ़ा। देखो सारे एक्टिव होते नहीं है, कुछ एक्टिव होते हैं और कुछ नहीं होते एक्टिव। तो जो एक्टिव होते हैं हम उनके ही बारे में पढ़ते हैं, राइट? और इसमें हमने सीखा कि बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड्स देन इलेक्ट्रोलाइट एंड गैसेस आर एक्टिव बिकॉज दे कैन चेंज दैट द रेशियो डेंसिटी अपॉन मोलर मास, राइट? बाकी चेंज नहीं कर सकते। सो दैट वाज हाउ वी डिफाइंड थिंग्स। कोई दिक्कत है? ओके, तो आपका होमवर्क है इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देन गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। इंटेक्स एक्सरसाइज 1 कर सकते हो श्रेयस, उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, दे आर ऑल थ्योरेटिकल एंड देयर आर 10 क्वेश्चंस ओनली। You can do in 10 to 15 minutes, not more than that. Won't require much time. Okay, then goodbye.